सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ ना वक्त चलता है, ना आवाज़ और ना रोशनी, जहाँ स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्ट्स उलट जाते हैं, जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स पाई जाती है और जहाँ लॉज ऑफ फिज़िक्स भी हार मान लेते हैं। एक ऐसा अंधेरा जहाँ आज तक जो चीज़ भी गई वो कभी वापस ना आ सकी। एक ऐसा घड़ा कि जो इंसान और ऑब्जेक्ट्स ही नहीं, रोशनी भी निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कायनात के सबसे पूरे स्टार राज़ों में से एक राज, ब्लैक होल की। कुछ लोगों का मानना है कि ब्लैक होल एक नई दुनिया तक जाने का रास्ता है। कुछ लोग इसे खुदा तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं और कुछ इसे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी गिनते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो कुछ भी इसके अंदर गया वो कभी ये बताने के लिए वापस ना आया क्या ये वाकई एक नई दुनिया तक जाने का रास्ता है या इस दुनिया का इख्तिताम। कहानी का आगाज़ होता है आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, जो 1915 में पेश की गई और जो ये कहती है कि स्पेस और टाइम अलग नहीं हैं, बल्कि स्पेस टाइम एक 4 डायमेंशंस बनाते हैं। इसको हम एक मैश से समझ सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने मास से स्पेस टाइम को बेंड करता है तो ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स के लिए ग्रेविटी पैदा करता है। जितना भारी कोई ऑब्जेक्ट होगा वो उतना ही ग्रेविटेशनल पुल पैदा करेगा। यही वजह है कि ज़मीन समेत सारे प्लैनेट्स सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये थ्योरी ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस की बुनियाद समझी जाती है, लेकिन आइंस्टाइन ब्लैक होल्स को हमेशा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझता रहा। वो ये कभी मान ही ना सका कि ब्लैक होल जैसी चीज़ भी कायनात में मौजूद हो सकती है। ब्लैक होल्स को एक्सप्लेन करने की दूसरी कोशिश 1916 में कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने की। उन्होंने आइंस्टाइन की इक्वेशंस को सॉल्व किया और ये कहा कि कायनात में ब्लैक होल जैसी चीज़ मौजूद हो सकती है। उसके कई बरस बाद 1939 में एक मशहूर साइंटिस्ट ओपनहाइमर ने ये एक्सप्लेन किया कि कोई भी स्टार अपनी ही ग्रेविटी के असर से ब्लैक होल बन सकता है। उसके बाद 1964 में ब्लैक होल का पहला एविडेंस ऑब्जर्व किया गया, जिसे सिग्नस X1 का नाम दिया गया। और फाइनली 2019 में एस्ट्रोनॉमी में बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया जब साइंटिस्ट ने ब्लैक होल की पहली एक्चुअल इमेज हासिल कर ली। दोस्तों, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि एक्चुअली ब्लैक होल कैसे बनता है। कोई भी तारा 2 फिनोमेना से स्टेबल होता है, एक फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस जो हमेशा होते रहते हैं और गैसेस और हीट प्रोड्यूस करते रहते हैं। इसे बैलेंस किया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। जब स्टार अपनी एंड लाइफ तक पहुंचता है तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं और सिर्फ ग्रेविटी रह जाती है और ये फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे ये तारा कोलैप्स करता है और इसे सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा से बहुत छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं और कुछ बन जाते हैं ब्लैक होल्स। दोस्तों, साइंसदानों ने अभी तक 4 किस्म के ब्लैक होल्स ऑब्जर्व किए हैं। सबसे छोटे मिनिएचर ब्लैक होल्स। साइंसदानों का ये मानना है कि जब बिग बैंग एक बहुत बड़े धमाके के बाद ये कायनात पैदा हुई थी तो मिनिएचर ब्लैक होल्स तभी बन गए थे। ये एटम से भी छोटे हो सकते हैं और आज तक किसी ने भी इनको नहीं देखा। इसके बाद आते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स। इनका साइज 3 से 10 सूरज के बराबर होता है। जब एक बहुत बड़ा सितारा सुपरनोवा से फटता है तो ये ब्लैक होल्स बनते हैं। सिग्नस X1 भी ऐसा ही एक ब्लैक होल है। इसके बाद इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, जिनका साइज 100 से 1 लाख सूरज के बराबर होता है। ये ब्लैक होल्स छोटे ब्लैक होल्स के मिलने या किसी बहुत बड़े सितारे के टूटने से बनते हैं। इनमें से सिर्फ चंद एक ही ऑब्जर्व किए गए हैं। और उसके बाद आते हैं सबसे ताकतवर, सबसे द्योहेकल सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। साइंसदानों का मानना है कि ये हर एक गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं और इनका साइज सूरज से अरबों गुना बड़ा होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी ऐसा ही ब्लैक होल पाया जाता है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट या इंसान ब्लैक होल के पास जाता है तो क्या होता है।
ब्लैक होल को जब ऑब्जर्व किया गया तो इनके गिर्द लाइट का एक चक्कर नज़र आया। इसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। ये वो आखिरी पॉइंट है जहाँ कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है। ब्लैक होल की बहुत ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से लाइट एक सर्कल में घूमने लगती है। इसी सर्कल को एक्रीशन डिस्क का नाम दिया गया। क्योंकि लाइट फोटोन से बनी होती है तो ये फोटोन्स कुछ इस तरह से घूमते हैं। जब इंसान इस पॉइंट पर पहुंचता है तो इसे हर तरफ अपने ही जैसे इंसान नजर आते हैं। एक्रीशन डिस्क से थोड़ा सा आगे जाएं तो एक आखिरी सर्कल नजर आता है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। जो कुछ भी इवेंट होराइजन में दाखिल हो जाए वो कभी वापस नहीं आ सकता, इसीलिए इसे कहा जाता है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इवेंट होराइजन से आगे जाएं तो आप एक दायरे में घूमते हुए लंबे होते जाएंगे और एक स्पैगेटी की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। इस प्रोसेस को स्पैगेटिफिकेशन कहा जाता है और आखिरकार ब्लैक होल की बहुत ज़्यादा ग्रेविटी के अंडर आपकी बॉडी तबाह हो जाएगी और एटम्स में बदल जाएगी। ब्लैक होल का आखिरी पॉइंट सिंगुलैरिटी कहलाता है। ये कोई फिजिकल पॉइंट नहीं है, साइंसदान इसे मोमेंट ऑफ टाइम कहते हैं, जहां वक्त का तस्वर ख़त्म हो जाता है और तमाम मैटर तबाह हो जाता है। इसीलिए इसे एंड ऑफ टाइम भी कहा जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो तमाम मैटर जो ब्लैक होल के अंदर जाता है वो एक्चुअली कहाँ जाता है, क्योंकि फिज़िक्स के लॉज हमें ये बताते हैं कि मैटर कभी ख़त्म नहीं होता बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदलता रहता है। तो अगर ब्लैक होल में मादा ख़त्म हो रहा है तो पूरी कायनात और फिज़िक्स के लॉज उलट जाएंगे और सैकड़ों साल पीछे जाकर हमें दोबारा से कायनात को पढ़ना होगा और साइंस को दोबारा से लिखना होगा। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने इस कन्फ्यूजन को एड्रेस किया था। उनका ये मानना था कि ब्लैक होल से मैटर रेडिएशंस की सूरत में बाहर स्पेस में जाता रहता है, जिसकी वजह से ब्लैक होल का साइज छोटा होता रहता है। लेकिन ये इतनी वीक रेडिएशंस होती हैं कि अगर एक ब्लैक होल को मुकम्मल तौर पे इवेपोरेट होना हो तो उसे एज ऑफ यूनिवर्स से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। स्टीफन हॉकिंग ने इन रेडिएशंस को हॉकिंग रेडिएशंस का नाम दिया, लेकिन ज़्यादातर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग की इस एक्सप्लेनेशन से मुतमईन नहीं हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट ब्लैक होल की मिस्ट्री को बहुत हद तक सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स अभी भी ऐसे हैं जहां अकल दंग रह जाती है। ब्लैक होल्स हमें ये बताते हैं कि कायनात कितनी अजीब, कितनी पुरस्कार और कितनी नाकाबिल यकीन हो सकती है। ये कुछ उन दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है जहां कायनात के गहरे तरीन राज दफन हैं, और इन दरवाज़ों को खोलने के लिए हमें वक्त, इल्म और तजस्सुस का सफ़र जारी रखना होगा।